नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अधिनायक तंत्र का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र का के वीडियो में हमने लोकतंत्र का अध्ययन किया था। आज हम अधिनायक तंत्र का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र क्यों आया, लोकतंत्र की जो दोष थे उनके लिए अधिनायक तंत्र आया, यानी जो लोकतंत्र में कमियां थी, जो कमियां थी उनको अधिनायक तंत्र पूरा करता है। अधिनायक तंत्र क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और गुण दोष आदि का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, गुण दोष आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अधिनायक तंत्र के अर्थ का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र क्या होता है? अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज सत्ता केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। वह व्यक्ति संपूर्ण सत्ताधारी होता है, उसके आदेश ही कानून होते हैं, उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। यानी राज सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है। लोकतंत्र में सत्ता जनता में निहित होती है और अधिनायक तंत्र में एक व्यक्ति में निहित होती है, यानी उस सत्ताधारी व्यक्ति को ही के आदेश ही कानून होते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य होता है। ये अधिनायक तंत्र है। अधिनायक तंत्र जनसाधारण की भावनाओं, इच्छाओं को कुचलना ही परम कर्तव्य शासक का होता है। ऐसे तंत्र में शासक पद योग्यता के आधार पर नहीं वरन शक्ति एवं बल के माध्यम से हिंसा के सहारे पाने का प्रयास किया जाता है। अतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संबंधी शक्तियों को एक ही व्यक्ति वहन करता है। यही सर्वाधिकारी व्यक्तियों का, यही जो एक व्यक्ति है या शासक वर्ग है वही सर्वाधिकारवादी शक्तियों का प्रयोग करता है। अधिनायक तंत्र दो प्रकार का होता है, प्राचीन अधिनायक तंत्र और आधुनिक अधिनायक तंत्र। प्राचीन अधिनायक तंत्र और आधुनिक अधिनायक तंत्र में व्यापक अंतर आ गया है। प्राचीन युग में सिसिली के शासक गैरिबाल्डी ने 1860 में जो अधिनायक तंत्र लागू किया था उसका उद्देश्य जन कल्याण करना था। मार्क्स ने भी जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक क्षेत्र अवधारणा का विकास किया था, इसका भी जन कल्याण करना मात्र उद्देश्य था। आधुनिक युग में इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया है। अब अत्याचारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुशता आदि में शासक की इच्छाएं सर्वोपरि होती हैं। एक दलीय अधिनायकवाद की स्थापना के लिए क्रांतियां, विद्रोह होते रहे हैं। यह शासन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, केवल मात्र स्वयं के लिए शक्तिशाली बनाने और सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहता है। आगे हम अधिनायक तंत्र की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र की केवल हम अल्फ्रेड काबन का अध्ययन करेंगे। इसकी अन्य विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। अल्फ्रेड काबन ने अधिनायक तंत्र के बारे में क्या कहा है? अधिनायक तंत्र उस एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपना पद मुख्यतः उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया हो, अपितु बल प्रयोग, जन सहमति से और साधारणतः दोनों के योग से प्राप्त किया है। उसके पास निरंकुश प्रभुसत्ता होनी चाहिए, अर्थात समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत उसकी इच्छा में होना चाहिए और यह क्षेत्र में असीमित होनी चाहिए। उसे इस शक्ति का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक कानून के रूप में नहीं वरन आदेश के रूप में करना चाहिए। अंत में यह किसी सत्ता द्वारा सीमित ना हो, क्योंकि ऐसी सरकारें निरंकुश राज्य के लिए असंगत होगी। यानी शॉर्ट रूम में कहते हैं कहे तो अल्फ्रेड काबन ने क्या कहा है? अधिनायक तंत्र एक ऐसे व्यक्ति का शासन होता है जिसमें शासक का पद छल, कपट, हिंसा, बल आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम अधिनायक तंत्र के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र के
निम्नलिखित लक्षण हैं। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र विरोधी है। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का घोर शत्रु है। यह लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट और अव्यावहारिक व्यवस्था बताकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। अधिनायकवादी लोकतंत्र को सड़ने वाली लाश के समान मानते हैं। संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहते हैं। दूसरी है उदारतावाद विरोधी लक्षण। कोकर कहता है कि अधिनायक तंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसी उदारवादी अभिव्यक्तियों का विरोधी है। अधिनायकवाद का नारा है आदेश, अनुशासन और सत्ता, जबकि उदारतावाद स्वतंत्रता, समानता, अधिकार पर बल देता है। तीसरा लक्षण है हिंसा एवं शक्ति में विश्वास। अधिनायक तंत्र शक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। कार्ली के अनुसार अधिनायकवाद का उदय ही युद्धों से होता है। युद्ध से ही उसका विकास होना आवश्यक है। राज्य को अत्यधिक महत्व। तानाशाही व्यवस्था में राज्य सर्वोपरि होता है। मुसोलिनी के शब्दों में राज्य केवल राजनीतिक संस्था मात्र नहीं, राज्य का आध्यात्मिक नैतिक तथ्य है। वह जनता की आत्मा का रक्षक है। यानी राज्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है अधिनायक तंत्र में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी। अधिनायक तंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी होता है, घोर विरोधी है। अधिनायकवादी राज्य व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। तानाशाही में स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के आदेश और अनुशासन का पालन करना। उग्र राष्ट्रवाद। अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। यह राष्ट्र की महानता को कल्पित धारणा मानता है। मुसोलिनी के शब्दों में राष्ट्रस्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है। राष्ट्र से पृथक किसी व्यक्ति की कोई पृथक सत्ता नहीं हो सकती। सर्वाधिकारवाद। अधिनायक तंत्र सर्वाधिकारवादी है। यह राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या समाज, क्या धर्म, क्या परिवार, सभी पर राज्य का नियंत्रण रहता है। प्रत्येक सामाजिक संगठन सत्तारूढ़ दल की नीतियों के प्रचार का एक सक्रिय माध्यम बन जाता है। एक दलीय शासन। अधिनायक तंत्र एक दलीय व्यवस्था पर आधारित होता है। इसमें एक दल की तानाशाही रहती है। इसके अंतर्गत अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अधिनायक तंत्र किसी प्रकार का राजनीतिक विरोध सहन नहीं करता। अब हम अधिनायक तंत्र के गुणों का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार है। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो विदित होगा कि जिस जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष, अभाव था, वही अधिनायक तंत्र का उदय हुआ है। जिन देशों में लोकतंत्र से लोग ऊब गए थे, वही अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। इसमें निम्न प्रमुख गुण बताए जाते हैं। क्या क्या गुण हैं? कुशलता एवं दक्षता। अधिनायक तंत्र में शासन कुशल होता है। सारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं, अपितु निर्णयों का शीघ्रता से क्रियान्वयन भी होता है। दूसरा गुण है द्रुत गति से विकास। अधिनायक तंत्र में देश का तेजी से विकास होता है और संकट काल के लिए उपयुक्त। अधिनायकवाद संकट काल के लिए उपयुक्त है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय, आदेश एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है, जिससे समय पर उचित कार्यवाही करना सरल हो जाता है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना। अधिनायक तंत्र में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त की जा सकती है। देशवासी वीर पूजा के आधार पर अधिनायकवाद को ही राष्ट्र का मूर्तिमान स्वरूप मान लेते हैं। विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त। तृतीय विश्व के विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया है। विकासशील देशों की मुख्य समस्या राजनीतिक अनुशासन कायम करना है, जिसके लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। बहुमुखी विकास। अधिनायकवाद का गुण है अनुशासन, व्यवस्था और समृद्धि। यूरोप के देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना के फलस्वरूप तेजी से सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अनेक उद्योग विकसित हुए, समाज में नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। तो इसके गुण हैं, एक तो
अधिनायक तंत्र में कुशलता दक्षता पाई जाती है, द्रुत गति से विकास होता है, संकट काल के लिए उपयुक्त है, राष्ट्र की एकता की स्थापना पाई जाती है और विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त है और बहुमुखी विकास होता है। अब हम इसके दोषों का अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र में क्या क्या दोष है जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। अधिनायक तंत्र में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक हैं। जहाँ कहीं अधिनायक तंत्र अस्तित्व में आया वह लंबी अवधि तक प्रचलन में नहीं रहा। इसमें निम्नलिखित प्रमुख दोष है। सबसे बड़ा दोष तो इसका क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता का अनंत, यानी अधिनायक तंत्र में व्यक्ति साधन मात्र बन जाता है। पर राज्य रूपी बृहद मशीन का एक पुर्जा मात्र समझा जाता है। उसे विचार स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होता। वह मानसिक दास्ता में जकड़ जाता है और उसकी पहल करने की भावना नष्ट हो जाती है। राज्यवाद का समर्थक अधिनायकवाद राज्य को सर्वोपरि मानता है। अधिनायकवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। व्यक्ति अधिनायकवादी राज्य में दास तुल्य हो जाता है। यथार्थ में राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। अधिनायक तंत्र शक्ति पर आधारित होता है। अधिनायक तंत्र की आधारशिला शक्ति है। इसमें सभी विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया जाता है। इसमें हमेशा दमनकारी एवं हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी शासन है। राज्य का स्थायी आधार जनता की सहमति है, न कि पार्श्विक बल। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति सदा अनिश्चित रहती है। उसे सदा विद्रोह का डर बना रहता है। उसकी अचानक मृत्यु होने या उसके विरुद्ध जन विद्रोह होने पर यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि सत्ता का वास्तविक हकदार कौन है। तो इस आधार पर अधिनायक तंत्र यानी दोषों के आधार पर अधिनायक तंत्र की आलोचना की जाती है। क्या क्या दोष है? एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। ये राज्य का सबसे ज़्यादा समर्थक है। राज्य को साध्य मानता है और शक्ति पर आधारित होता है, न कि जनसहमति पर। और चौथा दोष है इसका अस्थायी शासन। ये एक अस्थायी शासन है, स्थायी शासन नहीं है। लोकतंत्र व अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, इसका हम अध्ययन करते हैं। यानी इसका लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है। लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता की सहमति अथवा इच्छा। एंड लोकतंत्र जनता की सहमति पर आधारित होता है और अधिनायक तंत्र का आधार क्या है? शक्ति। लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन, और अधिनायक तंत्र में व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य माना जाता है। यानी दोनों विपरीत शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित है और अधिनायक तंत्र अनुशासन, आज्ञा पालन, दमन पर आधारित है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और विरोधी दल होते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में एक दल का शासन होता है और विरोधी दलों का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारिता का शासन होता है। लोकतंत्र में प्रचार के माध्यमों का इस तरह प्रयोग किया जाता है कि जनता को सार्वजनिक विषयों पर समाचार मिलते रहते हैं, जिससे नागरिक विवेकपूर्ण निर्णय कर सके। और अधिनायक तंत्र में प्रचार के माध्यमों का प्रयोग सत्तारूढ़ दल व उसके नेता के विचारों के प्रचार के लिए किया जाता है। स्वतंत्र प्रेस का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है, जबकि अधिनायकवादी सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकार नमनीय होती है, उसे परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, जबकि अधिनायकवादी शासन में सरकार अनमनीय होती है। तानाशाही व्यवस्था में शासन को अवसर के अनुकूल बनाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होती है। यानी हम अधिनायक तंत्र व लोकतंत्र के अंतर के आधार पर ही दोनों शासन व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। यानी अधिनायक तंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके, क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? तो ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका अध्ययन करते हैं हम कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास धीमी गति से होता है। लोकतंत्र में
विकास धीमी गति से होता है क्योंकि वह जनता का शासन होता है और उसमें निर्णय सबकी सहमति से लिया जाता है। जन कल्याण के कार्य तेजी से नहीं चल पाते क्योंकि इस व्यवस्था में विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम सहमति पर आधारित होता है। लोकतंत्र में न राष्ट्रीय एकता होती है, न ही अनुशासन होता है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की आड़ में मनमानी करने लगता है। सरकारें आए दिन बदलती रहती है। सरकारों की अस्थिरता के कारण नीति संबंधी अनिश्चितता बनी रहती है। लोकतंत्र में जनता के धन का अपव्यय होता है। प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का विकल्प बतलाते हैं। यानी लोकतंत्र की जो जो कमियां हैं, उसके जो दोष हैं, उनको देखते हुए कुछ लोग अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का विकल्प बतलाते हैं। किंतु यथार्थ में यानी वास्तव में अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का कभी विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व मौलिक अधिकारों की व्यवस्था रहती है। अधिनायक तंत्र में न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ही व्यवस्था रहती है और न समानता के सिद्धांत का ही अनुसरण होता है। लोकतंत्र में सरकार जन इच्छा के अनुरूप चलती है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारी शासन होता है। लोकतंत्र में विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम जन सहमति पर आधारित होता है। जन सहमति के ठोस आधार पर टिका होने के कारण लोकतांत्रिक विकास सही दिशा में होता है, जबकि तानाशाही में कई बार विकास के मार्गों का निर्धारण सही दिशा में नहीं हो पाता। अधिनायक तंत्र में राष्ट्रीय एकता अनुशासन ऊपर से आरोपित रहता है, जबकि लोकतंत्र में आत्म अनुशासन की व्यवस्था रहती है। लोकतंत्र में नियमों के अनुसार शासन होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में कार्य दक्षता पहल करने की शक्ति का दमन होता है। लोकतांत्रिक सरकार हर परिस्थिति के अनुसार ढाली बदली जा सकती है, जबकि विषम परिस्थितियों में तानाशाही व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती है। लोकतंत्र की व्यवस्था में ही जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। अतः अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। किसी ने कहा है, स्वतंत्र रहना सदैव किसी के अधीन रहने से अच्छा है, इसलिए लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से अच्छा है। यानी लोकतंत्र के जो दोष हैं उनको देखते हुए कुछ लोग ये कह देते हैं कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प है, लेकिन वास्तव में अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र के जो गुण हैं यानी लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता आदि का ध्यान रखा जाता है, यानी उसकी इच्छाओं का ध्यान रखा जा सकता है और स्वतंत्रता लोकतंत्र का मेन आधार है। इसीलिए यही कहा जा सकता, अंतिम रूप से यही कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, थैंक्स।